देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब हम रात का खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी आंटी जी ने रोनित को अपने पास बुलाकर रोनित के कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाया। उसके बाद रोनित मुझे लेकर कमरे में आ गया और कमरे में आते ही रोनित ने कहा, देख यार, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनकर हंसियो मत प्लीज़। इस पर मैंने कहा, भला मैं बेमतलब की बातों पर क्यों हंसूंगा, तू बता जो बताना है। फिर कुछ देर तक रोनित अपने होठों को अपने दांतों से काटने के बाद बोला, तू पहली बार आया मेरे गांव में तो शायद तुझे इस बात पर यकीन ना हो, मगर मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे भूल कर भी मजाक में मत लियो। इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब बता भी, खामा खा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। फिर रोनित ने कहा, देख, एक बार जब घर की बत्तियां बंद हो जाएं तो उसके बाद जो भी तू देखेगा तो उस पर तू रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं तुझे घर में घूमता हुआ या फिर घर के बाहर जाता दिखूं तो मुझे भूल कर भी मत टोकियो, चुपचाप से लेटे रहना और सुबह होने तक का वेट करना। रोनित की बात सुनकर एक पल को तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, मगर मुझे अच्छे से पता था कि रोनित के दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने बिना कोई सवाल किए कहा, बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल भी अपनी बिस्तर से नहीं हिलूंगा। इतना बोलकर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर कुछ देर में रोनित गहरी नींद में डूब गया और कुछ ही पल में खर्राटे भरने लगा। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, लिहाजन मैं भी चुपचाप सो गया। फिर कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि रोनित कमरे से बाहर जा रहा है। और रोनित को कमरे से बाहर जाता देख मैं समझ गया कि ड्रामा शुरू हो गया है। उसके निकलते ही मैं भी चुपके से कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते ही फिर मेरी नज़र अंकल आंटी पर गई, जो घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहे थे। तीनों को इतनी रात गए घर के बाहर जाता देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले मैं उन्हें टोकता कि वो वहाँ से एकदम से चले गए और उनके पीछे पीछे मैं भी। रोनित और उसके मम्मी पापा गांव से बाहर निकलकर बहियार पहुंच गए और फिर खेत में बने पगडंडियों के रास्ते रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगे। फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। फिर जब रोनित और उसके मम्मी पापा रेलवे ट्रैक पर जाकर चुपचाप बैठ गए तो मैं उनसे कुछ दूर पीछे ही रुक गया और ये देखने लगा कि अब क्या होने वाला है। फिर कुछ ही देर में रोनित और उसके मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले मैं उनके पास जाकर कुछ बोलता कि तभी एक ट्रेन हनहनाती हुई उन्हें रोनती हुई वहाँ से गुजर गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला उन्हें बचाने के लिए। मैं ये दृश्य देखकर अंदर तक हिल चुका था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे तो वहीं मेरे मुंह से अब झाग भी निकलने लगे थे। मेरे दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज गति में धड़क रही थी। मैं अभी अपने आप को ही संभाल रहा था कि तभी मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जो कि ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि रोनित अपने मम्मी पापा के साथ वापस उसी पगडंडी के रास्ते गांव लौट रहे हैं। उस वक्त मेरा दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी मैंने भी वापस उनके पीछे पीछे गांव आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए कि तभी मैंने पाया कि मैं उस रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ और मेरे दोनों पैर अचानक ही भारी हो गए। मैं डर के मारे रोनित को आवाज़ देने लगा, रोनित बचाओ मुझे कुछ हो रहा है। मैंने अंकल आंटी को भी कई बार आवाज़ दी, मगर उनमें से किसी ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। वो तो बस सीधे चलते रहे और अब तक मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। पता नहीं आगे क्या होने वाला था कि तभी मेरे शरीर में एक सिरहन सी उठी और मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी किसी ने मेरा गला दबोच लिया और उस रेलवे ट्रैक पर
घसीटते हुए मुझको ले जाने लगा। मैं ट्रैक पर बिछी उन बजरियों से इतनी बुरी तरह से टकराए जा रहा था कि मैं देखते ही देखते बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका था और मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती था। फिर जब मैं रोनित को मिला तो उसने बताया कि उसके गांव में एक ऐसा परिवार था जो काला जादू किया करता था, मगर उन्होंने कभी किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर गांव के कुछ लोग जो अपने आप को चौधरी समझते थे, तो उन्होंने अपने किसी जाति दुश्मनी के चलते गांव वालों को उस परिवार के खिलाफ भड़काने लगे और आखिरकार गांव वाले उन लोगों के बहकावे में आ गए और गांव वालों ने उस परिवार को बड़ी ही बेदर्दी से मार डाला। मरते वक्त उन लोगों ने कहा था कि तुम सारे हमारे ही तरह तड़पोगे, वो भी हर रात और हर रोज। तुम लोग मौत को रोजाना महसूस करोगे मगर मरोगे नहीं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। फिर 13 दिन के बीतते ही गांव वालों पर आफत टूट पड़ी। उस रात सारे गांव वालों ने अपने आप को आग लगा ली थी और फिर सभी के सभी बुरी तरह से तड़पते रहे, मगर वो मरे नहीं और सुबह होते ही फिर से नॉर्मल हो गए। ये बात किसी को भी उस रोज नहीं समझ में आई, मगर अगली ही रात अचानक ही सारे लोग एक दूसरे का कत्ल करने लगे और सारे के सारे मर गए। मगर फिर चमत्कार हुआ और अगली सुबह फिर से सब कुछ नॉर्मल था। अब गांव वाले समझ चुके थे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, लिहाजा गांव वाले धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। फिर कुछ ही दिनों में काफ़ी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए, मगर बाकी के लोग चाहकर भी नहीं जा सकते थे। और उन सभी लोगों में से हमारा भी एक परिवार था जो नहीं जा सका। धीरे धीरे हमें आदत सी हो गई। अब ये सब कुछ एक सपना सा लगता है, जो एक सच्चा सपना है। दोस्तों, मैं उस रात उनके खेल के बीच में आ गया था, इसलिए मुझे भी सजा मिली थी, जैसे उन गांव वालों को आज तक मिल रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।